तो देखो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया यूनिट। और ये यूनिट है हमारा क्या, जैव अणु, बायो मॉलिक्यूल्स। ओके। तो देखो बच्चों, इस यूनिट में जिन जैव अणुओं का हमें अध्ययन करना है उनमें ये तो है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, विटामिन्स, हार्मोन्स और न्यूक्लिक एसिड्स। ओके। तो इन सारे जैव अणुओं का डिटेल में डिस्कशन किया गया है इस यूनिट में। तो सबसे पहले तो हम डिफाइन करेंगे कि जैव अणु होता क्या है। तो जैव अणु मीन्स ऐसे कार्बनिक अणु जो जीवित तंत्र मीन्स जंतु एवं पौधों में पाए जाते हैं तथा विभिन्न जैविक क्रियाओं को संचालित करते हैं। समझ गए ना कि जितना भी जीवित तंत्र है, चाहे वो जंतु हो चाहे पौधे हो, इनमें मिलने वाले ऐसे कार्बनिक यौगिक या अणु जो जीवित तंत्र की जैविक क्रियाओं को संचालित करते हैं वही क्या है, जैव अणु। और ये कौन कौन से हैं, देखो, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, विटामिन्स, हार्मोन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, इसके अलावा लिपिड्स, इस तरह के बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स हैं जो हमारी बॉडी में मिलते हैं। तो अब हम आगे जो लेंगे इनका कंप्लीट डिस्कशन, और उसमें सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम कार्बोहाइड्रेट्स। ओके। कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, कौन कौन से हैं, इनके स्ट्रक्चर्स क्या हैं, इनके बारे में डिस्कशन है। तो देखो बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स अगर आप इसके नेम में ही जाएं तो लिखा है कार्बो प्लस हाइड्रेट्स, मींस ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका सामान्य सूत्र जो है कार्बन के हाइड्रेट, मतलब कार्बन में वाटर जोड़ दो, कार्बन के हाइड्रेट के समान, कैसा, CxH2O होता है, कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। बात समझ गए ना कि कार्बोहाइड्रेट्स जो टर्म आया है, ये शब्द आया है, ये एक्चुअली सबसे पहले जब कार्बोहाइड्रेट्स का स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन किया गया, उसका फॉर्मूला निकाला गया, तो ये पाया गया कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इनका जो एक जनरल फॉर्मूला जो होता है वो कार्बन के हाइड्रेट के समतुल्य है, बिल्कुल वैसा ही जैसे कार्बन में H2O जोड़ दो, इसलिए इनका नाम पड़ा कार्बोहाइड्रेट्स। और एक जनरल फॉर्मूला दिया गया CxH2O, जहां X और Y जो है संख्याएं हैं, 1 2 3 4 जो भी है, इस तरह से। ठीक है। अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। तो आप देख रहे हैं कि कार्बन 6 तो H2O भी कितने हो गए, 6। ऐसे सुक्रोज में चले जाए तो C12H22O11, कार्बन 12 है तो H2O 11 है। तो इस फॉर्मूले को, जहां मतलब X और Y बराबर भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, तो इस तरह से ये है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए डेफिनेशन। लेकिन इस परिभाषा के कुछ अपवाद भी मिले, मतलब ये जो परिभाषा दी गई कार्बोहाइड्रेट्स की, ये सभी कार्बोहाइड्रेट्स पर लागू नहीं होती। और कुछ ऐसे भी यौगिक मिले जो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, फिर भी उनका जनरल फॉर्मूला कार्बोहाइड्रेट की समान है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, एस्टर्स हैं, है ना। तो ये ऐसे यौगिक हैं जिनका जनरल फॉर्मूला CH2O ही होता है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। इसलिए हम ये कहें कि सिर्फ CxH2O एक जो फॉर्मूला है वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स का है, या जिनका भी फॉर्मूला इसको फॉलो करेगा, है ना, इस सामान्य सूत्र को, सब कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे भी कार्बोहाइड्रेट्स मिले जिनका अणु सूत्र CH2O के अनुपात में नहीं होता, जैसे रेमिनोज C6, ठीक है, H12O5। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि C12O5 है, वो H2O को फॉर्मूला फॉलो नहीं कर रहा है। डीऑक्सीराइबोज C5H10O4, मतलब जितने हाइड्रोजन है उसके डबल ऑक्सीजन होने चाहिए ना, अगर एक H2O के कार्बन के हाइड्रेट्स मान लें तो। लेकिन यहां तो 12 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन 5 हो रहे हैं, यहां 10 हाइड्रोजन है, 4 ऑक्सीजन हो रहे हैं। तो
इस तरह से ये जो डेफिनीशन दी गई कार्बोहाइड्रेट्स के बेस पर की एक जनरल फॉर्मूला, जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला CxH2O को फॉलो करे, सॉरी होगा, वो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, ये थोड़ा सा अपवादित हो। तो फिर एक आधुनिक परिभाषा दी गई, मॉडर्न डेफिनेशन, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स की कंप्लीट संरचना डिटर्मिनेशन के बाद दी गई है, और ये दी गई और ये पाया गया कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं। मतलब ये है कि वो उनका जनरल फॉर्मूला CxH2O को फॉलो करे या ना करे, लेकिन ये देखा गया कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, मतलब बहुत सारे हाइड्रोक्सिल समूह और एल्डिहाइड हो सकता है, या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं, या ऐसे यौगिक जो जल अपघटन से इस प्रकार के यौगिक उत्पन्न करते हैं, या ऐसे यौगिक जो जल अपघटन से इस प्रकार के यौगिक प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे यौगिक जो जल अपघटन से इस प्रकार के यौगिक, ठीक है, उत्पन्न करते हैं देखो कैसे, जैसे हम ग्लूकोज की बात करें तो ये है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। आप देख रहे हैं इसमें 5 OH समूह है और एक CHO है ना। ग्लूकोज की बात करें तो ये है, सॉरी फ्रक्टोज की बात करें तो ये है पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। समझ गए ना। तो इस तरह से ये कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी में आएंगे, है ना। ठीक इसी तरह से आप देखोगे स्टार्च है, सेल्यूलोज है, इनुलिन है, अगर इनका जल अपघटन कर दिया जाए तो भी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, मतलब ग्लूकोज या फ्रक्टोज, इस तरह की यूनिट्स उत्पन्न हो जाती हैं। तो हम इनको भी क्या बोलेंगे, स्टार्च, सेल्यूलोज, इनुलिन को भी क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स। तो इस तरह से कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन किया गया। यहां तक बात क्लियर है। फिर हम आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण। तो देखो कार्बोहाइड्रेट्स जितने भी हैं उनका वर्गीकरण 3 आधार पे किया गया। पहला है कार्बोहाइड्रेट की मूल इकाई के आधार पर, समझ गए ना, या हम ये कह सकते हैं कि जल अपघटन के आधार पर। ठीक है, कि अगर कार्बोहाइड्रेट्स को जल अपघटित किया जाए तो क्या बनेगा, उस बेस पर है, या उनमें कितनी मूल इकाइयां हैं। तो जैसे पहला है मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स मतलब इनको जल अपघटित करके और सरल इकाई में नहीं बदला जा सकता, मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन नहीं हो सकता, मतलब अब इनको और सरल यूनिट में नहीं ला सकते, वो कहलाते हैं मोनोसैकेराइड। और ये स्टार्ट होते हैं C3 से लेके C6 तक। जैसे ग्लिसरल्डिहाइड है ना, डाइहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है 3 कार्बन, एरिथ्रोज 4 कार्बन का एल्डिहाइड वाला, राइबोज 5 कार्बन का, ग्लूकोज अगर आप चले जाए तो 6 कार्बन का, है ना। तो ये एल्डोज के फॉर्म में भी हो सकते हैं, कीटोज के फॉर्म में। तो 3 कार्बन से लेके 6 कार्बन तक के ये सब मोनोसैकेराइड्स हैं। आप इन्हें और जल अपघटित करके सरल रूप में नहीं ला सकते, समझ गए ना, मतलब इनका जल अपघटन नहीं होगा। ये सबसे बेसिक यूनिट होंगे। दूसरा है ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स मतलब इन अणुओं के जल अपघटन से 2 या 10 तक मोनोसैकेराइड इकाइयां बनती हैं, 2 से लेकर 10 तक, मतलब ऐसे सैकेराइड्स जिनका जल अपघटन होता है और जो 2 से लेकर 10 तक मोनोसैकेराइड इकाइयां दे सकते हैं। जैसे डाइसैकेराइड, 2 मोनोसैकेराइड इकाइयां पाई जाएंगी जिनमें सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज यही आते हैं। डाइसैकेराइड में सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रक्टोज है, माल्टोज में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज है, लैक्टोज में ग्लूकोज और गैलेक्टोज है। तो ये सब ओलिगोसैकेराइड के एक टाइप डाइसैकेराइड होगा। ट्राइसैकेराइड मतलब 3 मोनोसैकेराइड इकाइयां होंगी, जैसे रैफिनोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज से बना है। टेट्रासैकेराइड 4 मोनोसैकेराइड हैं, जैसे स्टाइकियोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज के 2 अणु होते हैं, फ्रक्टोज होता है और एक ग्लूकोज। ऐसे डे का तक जाएगा। ओके, फिर बचते हैं पॉलीसैकेराइड्स। ये वो हैं जिनमें 10 से अधिक मोनोसैकेराइड इकाइयां जुड़ी हुई हैं, पॉलीमर के फॉर्म में है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे स्टार्च जो कि अल्फा डी ग्लूकोज का बहुलक है, सेल्यूलोज जो कि बीटा डी प्लस ग्लूकोज का बहुलक है, इनुलिन जो कि फ्रक्टोज मेनली फ्रक्टोज का है, और ग्लूकोज से ऋणात्मक रूप से ग्लूकोज भी मिलता है। तो इस तरह से ये है पॉलीसैकेराइड्स।
मतलब जिनमें एक से 10 से ज्यादा सैकेराइड्स हैं, मतलब मोनोसैकेराइड्स, वो हैं पॉली। 2 से लेके 10 तक हैं तो ऑलिगो, और केवल सिंगल मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिल रहे हैं तो वो है मोनोसैकेराइड। तो ये तो हो गया इनके जलक घटन के आधार पर, है ना। फिर भौतिक गुणों के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट ये बच्चों, इसमें एक ऑब्जेक्ट बनता है। पहला होते हैं शर्कराएं और दूसरी है अशर्कराएं। एक तो ये और एक इसके बाद का इंपॉर्टेंट है। तो शर्कराएं मतलब जो कि जल में विलीय हैं, स्वाद में मीठे हैं, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। जैसे इसमें आते हैं सारे मोनोसैकेराइड्स, समझ गए ना। तो मोनोसैकेराइड हैं, और इसके अलावा सुक्रोज है, या हम ये कहें कि ओलिगोसैकेराइड भी इसी में आते हैं। कौन आते हैं? ओलिगोसैकेराइड्स भी इसी में। अच्छा, लिख तो दिया मैंने यहाँ पे, मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड्स ये आते हैं। शर्कराएं और अशर्कराएं वो है नॉन सुगर्स जो रंगहीन है, क्रिस्टली ठोस है, अमॉर्फस सॉलिड दिखते हैं, मतलब स्वादहीन है, जल में अम्लीय है, और इसमें सारे पॉलीसैकेराइड्स आते हैं। लकड़ी हो गई, आपने देखा होगा स्टार्च हो गया, है ना, ये सब क्या है? अशर्करा। स्वाद में न तो मीठे होते हैं, न ही जल में घुलनशील है, इस तरह से। और तीसरा क्लासिफिकेशन है अपचायक गुण के आधार पर। मतलब जो शर्कराएं हैं या जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये फैलिंग सॉल्यूशन या टॉलैन अभिकर्मक को अपचायित कर सकते हैं या नहीं, इस बेस पे पाया गया। तो अपचायक शर्करा मतलब ये फैलिंग सॉल्यूशन टॉलैन अभिकर्मक को अपचयित कर देते हैं, और इसमें आते हैं मोनोसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड में माल्टोज है, लैक्टोज है, इस तरह से। क्योंकि इनमें अगर आप जब इनका स्ट्रक्चर देखोगे तो इनमें एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप, है ना, हेमी एसिटल या हेमी कीटल फॉर्म में होता है, जो कि क्षारीय माध्यम में टूट के फिर से कीटोन या एल्डिहाइड बनाता है, और फिर वो फैलिंग सॉल्यूशन टॉलैन अभिकर्मक को अपचयित कर देते हैं। और अनअपचायक शर्करा मतलब ये फैलिंग सॉल्यूशन टॉलैन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करते, मींस इनमें एल्डिहाइड या कीटोन के हेमी एसिटल फॉर्म फ्री नहीं होते। और इसमें आते हैं पॉलीसैकेराइड्स, इसके अलावा सुक्रोज है। तो इस तरह से कुल मिला के ये है कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन। बाकी हम एक एक मोनोसैकेराइड्स को, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, इनकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर्स, है ना, ये डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम आएंगे ओलिगोसैकेराइड में, तो डाइसैकेराइड केवल हम यहाँ डिस्कस करेंगे, और पॉलीसैकेराइड में हम स्टार्च और सेल्यूलोज लेंगे, तब जाके हमारा कार्बोहाइड्रेट्स कंप्लीट होगा। तो यहां तक तो आप अभी सिर्फ क्लासिफिकेशन तक मैंने बताया, बाकी अगले टर्न में हम डिस्कस करेंगे। ओके।